स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ एम्स भुवनेश्वर फार्मासिस्ट का पेपर थर्ड। मतलब ये हमारा 25-25 क्वेश्चन का सेट तीसरा है और इसी के बाद एक चौथा सेट आएगा 25 क्वेश्चन का। इसके बाद हमारे चारों जो है सेट हो जाएंगे 25-25 क्वेश्चन के और 100 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो जाएंगे एम्स भुवनेश्वर फार्मासिस्ट पेपर के। ठीक है ना। तो ये तीसरा पार्ट है और इस पार्ट में भी हम लोग 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो शुरू करेंगे हम अपना आज का सेशन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ड्रग क्लासिफिकेशन इंक्लूड मेडिकेशन दैट आर यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। कह रहा है कि ड्रग का क्लासिफिकेशन जिसमें इंक्लूड होता है मेडिकेशंस, जिसमें मेडिसिन्स इंक्लूड होती हैं और वो मेडिसिन्स क्या करती हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती हैं जाकर के। और कैसे ट्रीट करेंगे जाकर के, जो सिंथेसिस होती है बैक्टीरिया के सेल वॉल की, जो सिंथेसिस होती है, जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है, इसकी सिंथेसिस को जो है जाकर के रोक देती हैं, इनहिबिट कर देती हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक्स। तो ऐसी मेडिसिन जो हम लोग स्टडी करते हैं बैक्टीरिया की सेल वॉल को इनहिबिट करने के लिए, उनको क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ड्रग क्लासिफिकेशन इंक्लूड मेडिकेशन दैट आर यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, तो एंटीबायोटिक्स। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन आपका फिर से वही शॉर्ट फॉर्म में है। इसमें शॉर्ट फॉर्म पूछा गया कि कह रहा है इन फार्मास्यूटिकल क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन UFDF टिपिकली रिफर्स टू। वही बात हो रही है कि फार्मास्यूटिकल क्लैरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन के प्रोसेस में UFDF का मतलब क्या होता है जाकर के। तो आप बताएंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और डाया फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन एंड डाया फिल्ट्रेशन ये मतलब होता है फार्मास्यूटिकल में जब क्लैरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन के हम लोग प्रोसेस पे UFDF की बात करते हैं तब। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलना है। देखिए क्या कह रहा है कि विच ड्रग क्लासिफिकेशन इंक्लूड मेडिकेशन दैट आर यूज्ड टू ट्रीट एंड प्रिवेंट नोजिया एंड वॉमिटिंग कॉज्ड बाय कीमोथेरेपी और सर्जरी। कह रहा है कौन सा ड्रग क्लासिफिकेशन होता है, ड्रग का कौन सा क्लासिफिकेशन ऐसा होता है जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं ट्रीटमेंट का और रोकथाम का, किसका, नोजिया का, मितली का और उल्टी का। ठीक है ना। जो कि कीमोथेरेपी या सर्जरी से, जब किसी की सर्जरी होती है तो वॉमिटिंग हो सकती है, नोजिया महसूस हो सकता है, या कीमोथेरेपी के बाद नोजिया या वॉमिटिंग हो सकती है। तो इसका जो स्टडी होती है वो किस कैटेगरी में आता है, तो एंटीमेटिक्स होना चाहिए। देखिए एंटीमेटिक्स का मतलब होता है जाकर, इमेटिक्स का मतलब होता है वॉमिटिंग होना, उल्टी होना, पलटी होना। ठीक है। और एंटी का मतलब जो इसको रोके जा करके। तो ऐसी दवाएं जो इमेसिस के प्रोसेस को रोकती है उसको कहते हैं एंटी इमेटिक। फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे जाकर के। देखिए क्या कह रहा है, इन नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग व्हाट डज CAPA स्टैंड फॉर। कह रहा है नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में CAPA का मतलब क्या होता है जाकर के, इन नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग व्हाट डज CAPA स्टैंड फॉर। तो आपको बताना है जाकर के करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन। इसका मतलब होता है जाकर के जब हम लोग स्टडी करते हैं किसकी, नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग, जब हम लोग करते हैं जाकर के नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं जाकर के, तो वहाँ CAPA का मतलब क्या होता है जाकर के, करेक्टिव एक्शन और प्रिवेंटिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन, CAPA का मतलब करेक्टिव एक्शन एंड प्रिवेंटिव एक्शन। और कहाँ, नॉन स्टेराइल मैन्युफैक्चरिंग में। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम एंड कैन लीड टू क्रोनिक पेल्विक पेन एंड फर्टिलिटी इश्यूज इफ लेफ्ट अनट्रीटेड। कह रहा है ये कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है जो कि बैक्टीरिया से कॉज होती है जाकर के, और ये क्रोनिक पेल्विक पेन कॉज कर सकती है। पेल्विक का मतलब एब्डोमिनल पेन कॉज कर सकती है, और फर्टिलिटी इशू जो है क्रिएट कर सकती है जाकर के अगर इसको ट्रीटमेंट ना किया जाए तो। अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो चलमैडिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा, चलमैडिया जो होती है जाकर के ये पेल्विक पेन कर सकती है, फर्टिलिटी इशू कर सकती है, यानी फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को अल्टर कर सकती है अगर इसको अनट्रीटेबल छोड़ दिया जाए या अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए या इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए। ठीक है ना। तो चलमैडिया आ जाएगा जाकर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है ऑर्गन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सपोर्टिंग द बॉडी, प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन एंड फैसिलिटेटिंग मूवमेंट। कह रहा है ऑर्गन सिस्टम, बॉडी का कौन सा ऑर्गन सिस्टम ऐसा है जो कि रिस्पॉन्सिबल है किस चीज़ के लिए, सपोर्टिंग द बॉडी, बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, एंड प्रोटेक्टिंग इंटरनल ऑर्गन्स, और जो इंटरनल ऑर्गन्स जो होते हैं बॉडी के, जो आंतरिक अंग होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो एंड फैसिलिटेटिंग मूवमेंट, और बॉडी के मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, अच्छी तरीके से बॉडी मूवमेंट हो जाए, तो कौन सा सिस्टम होता है। तो आप बताएंगे जाकर के कौन सा सिस्टम, आप बताएंगे जाकर के स्केलेटन सिस्टम। तो स्केलेटन सिस्टम इसका जो है राइट आंसर होगा जाकर के। स्केलेटन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जो सपोर्ट करता है बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, इंटरनल ऑर्गन्स को, और फैसिलिटेटिंग मूवमेंट्स को फैसिलिटेट अच्छी तरीके से करता है। फिर कह रहा है व्हाट रोल डज
क्रोमेटोग्राफी प्ले इन फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी में क्रोमेटोग्राफी का रोल क्या होता है जाकर, क्रोमेटोग्राफी का रोल फार्माकोग्नोसी में क्या होता है जाकर के, तो कह रहा है आइडेंटिफाइंग एंड सेपरेटिंग केमिकल्स कंपोनेंट ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट जो भी प्राकृतिक जो हमारे पदार्थ होते हैं या जो तत्व होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना और उनके केमिकल्स को अलग करना, ये होता है हमारा क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, आइडेंटिफाइंग पहचानना, एंड सेपरेटिंग अलग करना केमिकल्स को, केमिकल्स कंपोनेंट को जो कि नेचुरल प्रोडक्ट के केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे, देखिए क्या कह रहा है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। कह रहा है प्राइमरी फंक्शन ऑफ कॉर्टिसोल इन द बॉडी, बॉडी में जो कॉर्टिसोल हार्मोन्स होता है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है जाकर के, तो आप बता देना कि रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल, ब्लड में जो शुगर लेवल होता है उसको रेगुलेट करना होता है कॉर्टिसोल हार्मोन्स का काम। तो कॉर्टिसोल हार्मोन्स क्या होता है जाकर के, कॉर्टिसोल हार्मोन्स रेगुलेट करता है ब्लड में शुगर के लेवल को, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है टर्म फॉर ड्रग इंट्रैक्शन वेयर वन ड्रग इनहांस द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग बियॉन्ड व्हाट इज एक्सपेक्टेड। कह रहा है टर्म फॉर ड्रग इंट्रैक्शन, जब ड्रग इंट्रैक्शन मतलब जब दो ड्रग्स आपस में इंट्रैक्ट कर जाएं, आपस में मिल करके इनका एक्शन और इनका एक्शन मिल जाए, ठीक है। तो जब एक ड्रग किसी दूसरे ड्रग के एक्शन को बढ़ा देती है जाकर के, ठीक है ना, तो द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग बियॉन्ड, तो इस वाली ड्रग का जो इफेक्ट होगा, ये जो हम लोगों ने सोचा है कि इसका ये इफेक्ट होना चाहिए, ये इस इफेक्ट से ज़्यादा बढ़ करके काम करेगी, अनएक्सपेक्टेड जो है काम करेगी, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा जाकर के, पोटेंशिएशन, पोटेंशिएशन का मतलब होता है जाकर के इसकी पोटेंसी बढ़ा देना। जैसे ए ड्रग है और प्लस बी ड्रग है, आप सपोज दैट बी ड्रग का काम है पेन को रिड्यूस करना, ठीक है ना, पेन को रिड्यूस करना। सपोज दैट जैसे ये है हमारा प्रोबेंसिड है, सपोज दैट प्रोबेंसिड या कॉल्चिसिन है, दो में से एक। ये तो क्या होता है, कॉल्चिसिन नाइदर एनाल्जेसिक नॉर एंटी इन्फ्लामेटरी, ना ही कॉल्चिसिन एनाल्जेसिक होती है ना ही एंटी इन्फ्लामेटरी होती है, लेकिन फिर भी एक एग्जांपल है, किसी को गाउट है या अर्थराइटिस है तो हमने उसको दे दिया कॉल्चिसिन, ठीक है ना, कॉल्चिसिन दे दिया। अब कॉल्चिसिन के साथ साथ इधर से डाइक्लोफिनेक दे दिया, ठीक है ना। तो डाइक्लोफिनेक क्या होती है, डाइक्लोफिनेक वैसे भी दर्द जो है दर्द को कम करती है, लेकिन यहाँ कॉल्चिसिन भी एक तरीके से दर्द को कम करेगी जाकर के, जो ऐसा दर्द जो रूमेटाइड अर्थराइटिस में होता है, ठीक है ना। तो यहाँ हमने कॉल्चिसिन दी, तो ड्रग ए क्या करेगी, जो डाइक्लोफिनेक है ये कॉल्चिसिन के इफेक्ट को और ज़्यादा पोटेंशिएट कर देगी, बढ़ा देगी, यानी ये तो दर्द कम कर ही रही और ऊपर से एक और गोली दर्द की दे दी, है ना। तो ये NSAID गई और यहाँ पे क्या गई, एंटी गाउट वाली मेडिसिन गई। तो इसने क्या किया, एक दूसरे को, इसने एक के इफेक्ट को बढ़ा दिया, तो इसको कहते हैं पोटेंशिएशन, यानी उसकी पोटेंशी को जाकर के और बढ़ा देना। यहाँ पे ये कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट डिराइव्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट यूज्ड इन मॉडर्न मेडिसिन। कह रहा है मॉडर्न मेडिसिन में एक एग्जाम्पल आपको देना है प्लांट से प्राप्त फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है ना, जो कि मॉडर्न मेडिसिन में यूज़ की जाती हो। तो आप बता देना एस्प्रिन, एस्प्रिन जो है विलो ट्री होता है, एक विलो ट्री है ना, तो विलो ट्री की छाल से, बार्क से मिलता है जाकर के हमें एस्प्रिन, ठीक है ना। तो एस्प्रिन क्या होता है, एनाल्जेसिक होता है। तो एग्जाम्पल ऑफ अ प्लांट डिराइव्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, एग्जाम्पल ये एक प्लांट से प्राप्त फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट का जिसका हम लोग मॉडर्न मेडिसिन में इस्तेमाल करते हैं, तो है एस्प्रिन। एस्प्रिन मिलता कहाँ से, विलो ट्री से मिलता है जाकर के। फिर क्वेश्चन नंबर 11 पे चलेंगे, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है व्हाट डज द एक्रोनिम्स H2 ब्लॉकर स्टैंड फॉर इन ड्रग क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि H2 ब्लॉकर का मतलब क्या होता है जाकर के ड्रग के क्लासिफिकेशन में, तो आप बता देंगे जाकर के हाइड्रोजन H2 ब्लॉकर, ठीक है ना, सॉरी हिस्टामिन 2 ब्लॉकर होगा जाकर के, हिस्टामिन 2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर का मतलब होता है हिस्टामिन 2 ब्लॉकर, हिस्टामिन 2 ब्लॉकर होता है H2, ठीक है ना। तो H2 ब्लॉकर में क्या आ जाएगा, रेनिटिडीन आ जाएगा जाकर के, है ना, रेनिटिडीन, फेमोटिडीन, तो ये आ जाएंगे जाकर के, ठीक है। और H1 ब्लॉकर में सीमिटिडीन, है ना, और सीमिटिडीन क्या करता है जाकर के आपसे पूछ लिया जाता है, सीमिटिडीन का साइड इफेक्ट क्या है, सीमिटिडीन का साइड इफेक्ट है गायनेकोमेस्टिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गायनेकोमेस्टिया इज द साइड इफेक्ट ऑफ सीमिटिडीन। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, देखिए क्या कह रहा है, विच मिनरल इज एसेंशियल फॉर नॉर्मल नर्व फंक्शन एंड इज ऑफन एसोसिएटेड विद बनानाज एंड एवोकैट्स। कह रहा है कौन सा मिनरल ऐसा है जो कि एसेंशियल जरूरी होता है नॉर्मल नर्व फंक्शन, जो नर्व है बॉडी में, जो नसें हैं उनके नॉर्मल फंक्शन के लिए कौन सा मिनरल जरूरी होता है, ठीक है, जो कि जुड़ा हुआ है बनाना, केले से या एवोकैट से, ठीक है ना। तो आपको बताना है पोटेशियम, पोटेशियम जो है नॉर्मल नर्व फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और पाया जाता है आपका बनाना में और एवोकैट्स में, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है टर्म फॉर द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग।
एंटी माइक्रोबियल ड्रग। कह रहा है टर्म फॉर द एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो एबिलिटी है क्या, रजिस्ट होने की किसी भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग के अगेन। जैसे सपोज दैट ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का ये बैक्टीरिया है, ठीक, ये बैक्टीरिया चला गया ह्यूमन बॉडी के अंदर। अब जैसे ही ह्यूमन बॉडी के अंदर गया तो आपने ऊपर से खाना चालू कर दिया रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, इथियोनामाइड, ठीक, लेकिन इस बैक्टीरिया ने रेजिस्टेंस पैदा कर दिया इन ड्रग्स के खिलाफ, जो भी ड्रग्स है एंटी ट्यूबरकुलर, ये एक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ये जो रेजिस्टेंस की कैपेबिलिटी है इस बैक्टीरिया को, इसको क्या कहा जाता है, तो आप बताएंगे रेजिस्टेंस। देखिए वही बात है, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। कह रहा है टर्म फॉर एबिलिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग, तो इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इन लीगल एथिक्स व्हाट डज DOL टिपिकली रिप्रेजेंट। लीगल एथिक्स में DOL का मतलब क्या होता है जाकर के, तो आप बताएंगे जाकर के ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी। ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी मतलब होता है जाकर के लीगल एथिक्स में किसका, तो आप बताएंगे जाकर के DOL का, ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी, ठीक है ना। ड्यूटी ऑफ लॉयल्टी ये होता है लीगल एथिक्स में DOL का मतलब। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलना है, देखिए क्या कह रहा है, व्हाट डज NPO मीन्स रिटन ऑन अ पेशेंट चार्ट और ऑर्डर। कह रहा है जब भी किसी पेशेंट को हम लोग कोई चार्ट या ऑर्डर देते हैं तो उसमें NPO लिख देते हैं, NPO। तो इस NPO का मतलब क्या है, आपको बताना नथिंग बाई माउथ। तो यहाँ पे बताना नथिंग बाई माउथ, आपको मुंह से कुछ नहीं लेना है, इसका मतलब हो गया जाकर नथिंग बाई माउथ। अगर किसी भी पेशेंट को लिख के दिया जा रहा है NPO उसके प्रिस्क्रिप्शन में या चार्ट में, तो इसका मतलब हो गया नथिंग बाई माउथ, यानी मुंह के द्वारा आपको कुछ भी नहीं लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलें, उसके पहले दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, सेशन अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है वो लाते रहेंगे। करना आपको ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों तक शेयर करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कह रहा है व्हाट इज द रोल ऑफ द मॉडल रूल्स ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट इन लीगल एथिक्स। देखिए जो लीगल एथिक्स वाले क्वेश्चंस हैं इनको मैं आपको एक साथ कलेक्ट करके देने वाला हूं, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ द मॉडल रूल, मॉडल रूल्स का रोल क्या है प्रोफेशनल कंडक्ट इन लीगल एथिक्स में। तो आप बताएंगे जाकर के प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर एथिकल बिहेवियर फॉर अटॉर्नीज, ये प्रोवाइड करता है एक फ्रेमवर्क एथिकल बिहेवियर के लिए अटॉर्नीज को, ठीक है ना। तो प्रोवाइडिंग अ फ्रेमवर्क फॉर एथिकल बिहेवियर फॉर अटॉर्नीज। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व असाइनिंग टास्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉय। मैनेजमेंट का कौन सा वो फंक्शन है जिसमें इन्वॉल्व होता है असाइनमेंट, किस तरीके का असाइनमेंट, कोई टास्क दे दिया या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी एम्प्लॉय को, तो ये मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन है। तो आप बताएंगे जाकर ऑर्गेनाइजिंग, जैसे मैनेजमेंट के कई फंक्शन होते हैं, ऑर्गेनाइजिंग, मोटिवेटिंग, स्टाफिंग, है ना। तो ये सारे फंक्शन होते हैं मैनेजमेंट का, उनमें से एक होता है ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है जाकर जिसमें आपको कोई टास्क दे दिया जाए या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया जाकर ऑर्गेनाइजिंग। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, कह रहा है विच मैनेजमेंट थ्योरिस्ट emphasized द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड एम्प्लॉयज मोटिवेशन। कह रहा है कि कौन सी मैनेजमेंट की, देखिए कई सारी थ्योरी हैं, अलग अलग थ्योरिस्ट जो है, जिसने थ्योरी दी उसको थ्योरिस्ट बोल दिया गया। तो किस थ्योरी, कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने थ्योरी दी थी एम्फेसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन एंड एम्प्लॉय मोटिवेशन। ह्यूमन रिलेशंस और एम्प्लॉय की मोटिवेशन से संबंधित जो थ्योरी है वो किसने दी थी, तो एल्टन मेयो ने दी थी। किसने दी थी, एल्टन मेयो ने दी थी, एल्टन मेयो ने दी थी, ठीक है ना। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे जाकर के, देखिए क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन, कह रहा है इन फार्माकोग्नोसी द टर्म एथनोफार्माकोलॉजी रिफर्स टू। फार्माकोग्नोसी में एक टर्म होता है एथनोफार्माकोलॉजी। तो एथनोफार्माकोलॉजी का मतलब क्या होता है जाकर के फार्माकोग्नोसी में, तो इसका मतलब होता है जाकर के द इन्वेस्टिगेशंस ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन एंड देयर कल्चरल कॉन्टेक्स्ट। कह रहा है द इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो भी ट्रेडिशनल जो परंपरागत मेडिसिन हैं उनका इन्वेस्टिगेशन करना और उनका जो कल्चरल कंटेक्स्ट है उसके बारे में भी इन्वेस्टिगेशन करना। तो ये होता है जाकर के। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, कह रहा व्हाट इज द टर्म फॉर इनएप्रोप्रिएट यूज ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग विच कैन कंट्रीब्यूट टू माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कह रहा है जाकर के वो जो इनएप्रोप्रिएट टर्म होता है जाकर के जो यूज़ किया जाता है किसी भी एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स
विच कैन कंट्रीब्यूट टू माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सपोज दैट हम कोई एंटी माइक्रोबियल ड्रग ले रहे हैं, ठीक है ना, और वो एंटी माइक्रोबियल ड्रग गलत तरीके से दे रहे हैं या ज़रूरत नहीं फिर भी दे रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस होने लगती है। तो कह रहा है एक इनएप्रोप्रिएट टर्म दे दिया जाता है इस तरीके से, जब कोई ड्रग्स रेजिस्टेंस हो जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक मिसयूज़। तो बात वही है, एंटीबायोटिक का मिसयूज कर रहे हो भाई, ज़रूरत है तब भी दे रहे हो, नहीं ज़रूरत है तब भी दे रहे हो, किसी को वायरल है तब भी आप एंटीबायोटिक दे रहे हो, बैक्टीरियल तब भी एंटीबायोटिक दे रहे हो। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, किसी को अगर जुखाम हो जाए, कोल्ड हो जाए, ठीक है, तो क्या उसको एंटीबायोटिक देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अगर इसका आप आंसर दे देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आपकी जो पढ़ाई है वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। ठीक है, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आप सभी के लिए है। सपोज दैट अगर किसी को कोल्ड हो जाता है, किसी को जुखाम हो जाता है, तो क्या हमें एंटीबायोटिक्स देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए? अगर नहीं देनी चाहिए तो क्यों नहीं देनी चाहिए? अगर देनी चाहिए तो क्यों देनी चाहिए? ये आप बिल्कुल प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है। अगर आप इसका आंसर मुझे दे देते हैं तो मैं मान लूँगा कि आपकी जो पढ़ाई है, जो थ्योरी है, वो ठीक है, प्रैक्टिकली आप अच्छा चल रहे हैं, ठीक है, आपका नॉलेज अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 पे चलेंगे। यहाँ पे आंसर हो गया एंटीबायोटिक मिसयूज़। एंटीबायोटिक का गलत तरीके से इस्तेमाल करना, ये होता है एंटीबायोटिक मिसयूज़। अभी यहाँ पे क्या अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच एसटीडी इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट नोन एज सार्कोप्टस स्कैबीज एंड रिजल्ट इन इंटेस्टाइन इचिंग एंड स्किन रेसेस। कह रहा है कौन सी एसटीडी यानी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज ऐसी कौन सी है जो पैरासाइट से होती है, और जिस पैरासाइट को हम लोग कहते हैं सार्कोप्टेस स्कैबी, एंड रिजल्ट इन इंटेंस इचिंग, और इसका रिजल्ट क्या होता है, इस जो पैरासाइट का रिजल्ट क्या होता है, इचिंग यानी खुजली होती है, एंड स्किन रैशेस, और स्किन में रैशेस पड़ने लगते हैं यानी लाल कलर के चकत्ते वगैरह पड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे कौन सा होता है पैरासाइट, तो आप बताएंगे स्कैबीज। देखिए इसको सीधे सीधे आप बता देंगे स्कैबीज, यहाँ ऑप्शन ही दिया गया था स्कैबीज, तो इसको बड़े आसानी से आप लोग टिक कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं चारों ऑप्शन ले लेता तो आप ये समझ लीजिए कि लगभग 100 क्वेश्चन में से 80 क्वेश्चन तो कर ही देते, सीधे सीधे कर देते, पेपर इजी है, ठीक है ना। विच एसटीडी इज कॉज्ड बाय अ पैरासाइट नोन एज सार्कोप्टिस स्कैबी एंड रिजल्ट इन इंटेंस इचिंग एंड स्किन रेसेस, तो होता है स्कैबीज, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, विटामिन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, अ प्रोटीन इंपॉर्टेंट फॉर स्किन कार्टिलेज एंड ब्लड वेसल्स। कह रहा है कौन सा विटामिन जरूरत होता है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, अ प्रोटीन, प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, कोलेजन के प्रोडक्शन के लिए कौन सा विटामिन जरूरी होता है, जो कि क्या करता है जाकर के इम्पॉर्टेंट फॉर स्किन कार्टिलेज, स्किन में जो कार्टिलेज है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप बताएंगे विटामिन सी। विटामिन सी जो होता है कोलेजन की सिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी होता है। ईएसआईसी फार्मासिस्ट 2019 में पूछा गया था कि कौन सा विटामिन नेसेसरी होता है कोलेजन के फॉर्मेशन के लिए। कोलेजन एक प्रोटीन होता है, तो विटामिन सी आपका नेसेसरी होता है जाकर के, ठीक है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलेंगे जाकर के। देखिए क्या है, कह रहा है की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन इंश्योरिंग मेडिकेशन सेफ्टी विद इन हॉस्पिटल सेटिंग। कह रहा है की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है किसी भी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की इंश्योर करने में मेडिकेशन सेफ्टी में विद इन अ हॉस्पिटल सेटिंग, मतलब हॉस्पिटल के अंदर जो है अगर कोई मेडिसिन दे रहा है तो वो इंश्योर करेगा कि ये सेफ है ना, इस तरीके से आप समझ लीजिए। तो ये होता है जाकर के क्या होगा जाकर के कि मॉनिटरिंग पेशेंट मेडिकेशन रेगिमर्स टू प्रिवेंट एंड एड्रेस मेडिकेशन एरर्स। तो इनका काम क्या होता है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है उनकी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, मॉनिटरिंग पेशेंट मेडिकेशन रेगिमर्स टू प्रिवेंट एंड एड्रेस मेडिकेशन एरर, ठीक है ना। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे जाकर, कुल मिलाकर के आपको मॉनिटर करना है पेशेंट को जो मेडिसिन दे रहे हैं उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट, उसका प्रिवेंशन, सारी चीज़ें आपको, और मेडिकेशन में जो एरर होती है इन सब चीज़ों को आपको मॉनिटर करना रहेगा। ये होता है की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लिनिकल फार्मासिस्ट की, ठीक है ना। फिर कह रहा है ड्यूटी ऑफ प्रो बोनो वर्क इन लीगल एथिक्स। लीगल एथिक्स में जो प्रो बोनो वर्क होता है उसमें ड्यूटी क्या होती है प्रो बोनो वर्क में, तो आप बताएंगे जाकर के। देखिए क्या होती है, वॉल्यूंटरिंग वंस लीगल सर्विस टू दोज इन नीड विदाउट कंपनसेशन, ठीक है ना। ये सीधे सीधे हम लोग याद करेंगे, लीगल एथिक्स का क्वेश्चन है। ड्यूटी ऑफ प्रो बोनो वर्क्स इन लीगल एथिक्स क्या होगा, वॉल्यूंटरिंग वंस लीगल सर्विस टू दोज इन नीड विदाउट कंपनसेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलेंगे, जो कि आज का हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, और इसके बाद हमारा फोर्थ पार्ट आएगा, चौथा पार्ट आएगा, जिसमें हमें फिर से 25 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। क्या कह रहे हैं, लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म
इज टिपिकली यूज्ड फॉर अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट एंड ऑफन एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज। कह रहा है लिक्विड ओरल डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म कैसा है, लिक्विड लिक्विड वाला है और ओरली लिया जाएगा। ठीक, कह रहा है टिपिकली यूज्ड फॉर अल्कोहल बेस्ड मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट, जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसमें, जिसमें अल्कोहल को एज अ बेस, मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट में एज अ बेस डाला जाता है, एंड ऑफन एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़, और इसको हम लोग स्मॉल क्वांटिटीज़ में लेते हैं। तो मेरे हिसाब से ये एलिक्सर तो नहीं है, कहीं एलिक्सर ही है। देखिए एलिक्सर जो है क्या होता है जाकर के एथाइल अल्कोहल का मिक्सचर होता है जाकर के, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है जाकर के अल्कोहल होता है जाकर के एलिक्सर, और इसको स्मॉल अमाउंट में लिया जाता है, विदाउट डाइल्यूशन लिया जाता है। ठीक है ना। तो ये हमारा जो है आज के 25 क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे साथ लगे रहेंगे तो पक्का है कि आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो जाएगा। इस बात का मैं मतलब बिल्कुल आपको इंश्योर कर रहा हूँ। ठीक है ना। जितने क्वेश्चंस मैं करवा दूँ उतना आप याद कर लीजिए और पक्का जो है आपका सिलेक्शन होगा। अगर यूपी में फार्मासिस्ट की वैकेंसी आती है, यूपी की बात कर रहा हूँ अभी, यूपी वाले बच्चों के लिए, और अदर जो दूसरे स्टेट के बच्चे हैं वो तैयारी करें, बिल्कुल आंख बंद करके आप पढ़िए वो क्वेश्चंस, पक्का आपका सिलेक्शन होगा, ये मैं लिख के दे रहा हूँ। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।